अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशंस को डिस्कस करना है। और साइंटिफिक नोटेशन से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, कन्वेंशंस आपने पहली दफ़ा नाम सुना होगा। बहरहाल हम दोनों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कन्वेंशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। लेकिन फिर भी ये कन्वेंशंस क्यों जरूरी होती हैं ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जरा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से पहले नोटेशन समझें। नोटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को नोट डाउन करते हैं हम कहते हैं ये इस चीज की नोटेशन है, इसको लिखना जैसे कह सकते हैं हम। लेकिन यहां पर नोटेशन की बजाय हमने वर्ड यूज किया है साइंटिफिक नोटेशन, जिसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, विच इज स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में नॉलेज का यूनिफॉर्म होना कितना जरूरी है। हमने देखा कि पहले इतना प्रॉब्लम था इंपीरियल यूनिट्स का, कोई फुट यूज कर रहा है, कोई फ्लां यूज कर रहा है, फिर इससे इतने प्रॉब्लम्स हुए, नासा के बड़े बड़े प्रोग्राम फेल हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में आज के बाद ये 7 यूनिट्स, बेस यूनिट्स सब लोग यूज करेंगे। एक जैसा स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में अप्लाई किया। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है एसआई बेस यूनिट्स को पूरी दुनिया ने अप्लाई किया और 3 ममालिक में आज भी वो एप्लीकेबल नहीं है। वो अभी भी एफपीएस यूनिट यानी कि इंपीरियल यूनिट्स यूज कर रहे हैं। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि उन 3 ममालिक में से एक ममालिक पता है कौन सा है? यूएसए। यस, अब हैरान होंगे, यूएसए जो है वो अभी भी अपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको ही चला रहा है। वो और बात है, उसने उनको इन टर्म्स ऑफ एसआई डिफाइन किया। अब इंच की डेफिनेशन या फुट की डेफिनेशन वो पुरानी वाली डेफिनेशन नहीं है कि किसी भी शख्स के पांव की लंबाई 1 फुट होगी, नहीं, बल्कि अब उन्होंने इसको एसआई में डिफाइन कर दिया है कि 32 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो हमारे पास 1 फीट होगा। तो अब ये हमारे पास एसआई यूनिट्स। आपने देखा कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, चीजों को किसी तरह से यूनिफॉर्म करने की कोशिश करें। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन क्या है? जब आप न्यूमेरिकल्स का आंसर लिखते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसने कहीं किसी मुल्क में बैठकर जमीन का रेडियस निकाला है, और कोई शख्स यहां पर है उसने भी उस जमीन का रेडियस निकाला है, अब वो कोई और यूनिट यूज कर रहा है, वो कोई और यूनिट यूज कर रहा है, एक तो यहां प्रॉब्लम आएगी। अगर दोनों सेम यूनिट यूज कर रहे हो फिर भी लिखने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि मेरा आंसर आया है, से सपोज किसी भी चीज का आंसर आया है 500 मीटर, और दूसरा कहता है कि मेरा आंसर आया है 5 × 10⁻²⁴ मीटर्स। एक्चुअली में 5 × 10⁻² को सॉल्व करो तो आता तो 500 है, लेकिन अगेन फिर एक कंफ्यूजन तो हो रही है। तो क्यों ना हम इस कंफ्यूजन को खत्म करें और कंफ्यूजन को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका राइज करें, तो इसमें भी हम यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे। तो आज के बाद कोई और नोटेशन नहीं, कोई नॉर्मल नोटेशन नहीं, ओनली स्टैंडर्ड नोटेशन। कोई भी आंसर आप लोगों ने भी अगर न्यूमेरिकल का कोई आंसर निकालना है और उसको लिखना है तो आप लोगों ने प्रेफर करना है कि किस में लिखे, साइंटिफिक में। दूसरे तरीके से लिखने में गलती नहीं होगी, वो भी करेक्ट समझा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई करनी है कि ताकि सारा सिस्टम यूनिफॉर्म रहे, हम एक ही प्रोसीजर को फॉलो करें। तो जरा देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल आपको क्या नजर आएगा। इट्स अ मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स in terms of powers of 10, multiply by a number between 0 and 10। आई नो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा भी नहीं, अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर ये चीज आपको क्लियर होगी। तो मैं डेफिनेशन को भी डिस्कस नहीं करता, मैं जस्ट जंप करता हूं डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स पर। मेरी बात याद रखें, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं आपके पास सिंपल 2 चेक हैं जो कि आपको करने हैं। पहला चेक ये है कि डेसिमल, जिसे बच्चे उर्दू में आशारिया बोलते हैं, डेसिमल कहां होना चाहिए, शुड बी
आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल कहीं भी नहीं लगा सकते, बल्कि डेसिमल की पोजीशन फिक्स हो गई भाई साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, इसके अलावा कहीं नहीं लग सकता। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे ना तो वो गलत कंसीडर होगा। नंबर 2, देयर मस्ट बी सम suitable power of 10 की पावर लगाए। ये दो चेक हैं, अगर ये दोनों चेक आ जाते हैं आपके पास सही, इसका मतलब क्या है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। लो जी, एग्जांपल ये है, राइट 546.7 इन साइंटिफिक नोटेशन। जरा देखिए ध्यान से, 546.7 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लो भाई, दो चेक बताया आप लोगों को, पहला चेक देखते हैं। डेसिमल देखो कहां है, ये है डेसिमल। क्या ये फर्स्ट डिजिट है? यहां से अगर हम देखें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बन रहा है, तो हम डेसिमल यहां नहीं लगा सकते भाई। डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा कहां पर? 5.467। तो डेसिमल आ गया असल जगह पर जहां पर होना चाहिए, तो पहला चेक तो हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो 546 था, ये 5.46 है, ये दोनों नंबर भला बराबर हो सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, और इनको बराबर करना है, इसलिए तो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि हमें पावर ऑफ 10 लगानी है। अब आप सोचें, डेसिमल यहां था और आप डेसिमल यहां ले गए, कितना मूव किया? 1 2। तो ये हमारे पास जितना आप मूव करेंगे उतनी पावर ऑफ 10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों चेक कंप्लीट हो गए, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। हालांकि ये चीज और ये चीज एक ही है, लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप उस मेथड को, उस प्रोसीजर को फॉलो करें जिसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फॉलो करें। तो आपने इस तरह से लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। .0037, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। अगेन जरा देखिए, डेसिमल पहले डिजिट के बाद ही है, लेकिन जरा पहले डिजिट को तो देखो, ये पहला डिजिट तो 0 है। हमारी डेसिमल क्या थी? पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो यहां से ये भी 0 है, नहीं, ये भी 0 है, नहीं, ये भी 0 है। पहला नॉन जीरो कहां आ रहा है? ये 3 है, यानी कि डेसिमल कहां आना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 3 के बाद होना चाहिए। ठीक, तो अब हमें इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से कि 0. ये 3.7। आप कहेंगे सर वो आपने 0 नहीं लगाया, भाई लगा भी सकते हैं। आपको पता है ना, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास 0.0000005 रुपीज है, तो मेरे पास 5 रुपए है सिर्फ, तो लेफ्ट के जो डेसिमल, लेफ्ट के जो हमारे पास जीरोस होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जा सकते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए ये शुरू के जो जीरोस हैं इनको मैं हटा देता हूं। तो अब मेरे पास रह गया 3.7। अगेन ये इसके बराबर तो नहीं है, उसी के लिए तो हमें पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अब आप जरा देखें, हम डेसिमल को बजाय पहले एग्जांपल में हम डेसिमल को पीछे लेकर आ रहे थे, दूसरे अल्फाज में हम लेफ्ट पर लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो है हम डेसिमल को कहां लेकर जा रहे हैं? आगे लेकर जा रहे हैं, राइट पर लेकर जा रहे हैं। कितना? 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस चेंज की, तो आप पावर 3 लिखेंगे, लेकिन अब हम राइट को जा रहे हैं तो पावर के साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों कन्वेंशन समझ में आ गई। या तो आपको पावर नेगेटिव लगानी है अगर आप डेसिमल को कहां मूव कर रहे हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे लेकर जा रहे हैं। और अगर आप राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहे हैं तो फिर जो आप पावर लगाएंगे वो पॉजिटिव पावर होगी। लेकिन एक और किस्म का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, जरा ये एग्जांपल देखिएगा। ये देखिए, क्वेश्चन है 2.47 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, 247 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। मैं कहता हूं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, और 10 की पावर देखकर आप में से भी कई बच्चे फौरन से ये सोचेंगे, ले ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में। और उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने डबल चेक की बजाय सिंगल चेक किया। उन्होंने पावर तो चेक की जो कि पावर लगी हुई है,
लेकिन उन्होंने डेसिमल नहीं देखा। जब किसी चीज का डेसिमल ना लगा हो तो कहां होता है? डेफिनेटली एंड पर होता है। क्या ये डेसिमल की सही पोजीशन है? नहीं। याद करें पहला चेक, डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहां ये मिस्टेक हो गई। तो ये साइंटिफिक में नहीं है भाई, अभी भी इसको साइंटिफिक में लेकर आना है। इस पावर को हमको पीछे लेकर आना पड़ेगा। ये है इसकी सही लोकेशन, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पावर यहां पर लेकर आएंगे। अब ये बन जाएगा 2.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब बताएं कितने डेसिमल पीछे लेकर आए? हम 2 डेसिमल प्लेसेस को पीछे लेकर आएंगे, और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अब यहां ऑलरेडी कुछ पावर लगी, ये फर्क है, वहां पावर्स नहीं थी। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो पावर लगी हुई है उसी के ऊपर ये ऐड कर दो। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 2.47 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। तो अगर पहले पावर लगी हो तो भी आप लोगों ने इसको ये नहीं समझना। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देखता हूं जरा। इस एग्जांपल को भी जरा ध्यान से, 2.56। मैं कहता हूं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, फिर से कुछ बच्चे धोखा खा जाएंगे और वो कहेंगे ये तो साइंटिफिक नोटेशन में ही है। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने फिर से डबल चेक करने के बजाय सिंगल चेक किया। उन्होंने डेसिमल प्लेस को देखा और डेसिमल प्लेस बिल्कुल सही जगह पर थी, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ 10 को इग्नोर कर दिया। भाई अब हमें पावर ऑफ 10 लगानी है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये दोनों चेक जो है वो जरूरी हैं। अब जरा देखते हैं। अब आप कहेंगे सर डेसिमल तो सही जगह पर है तो उसको तो हम हिला नहीं सकते। तो भाई ना हिलाएं, लेकिन 10 की पावर तो लिखनी है। अब आप कौन सी ऐसी 10 की पावर लिख सकते हैं जिसको लिखने से कोई फर्क ही ना हो? ओ यस, 10 की पावर 0, बिकॉज द आंसर टू 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1 and 1 is something which is multiplied and give no difference to the answer। तो हम यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे तो हमें 10 की पावर, दिस इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, लेट मी टेल यू अगेन, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। 10 की पावर 0 ऐड करना। एक आखिरी एग्जांपल करते हैं। तो ये देखिए जी, 256 लिखा। अब यहां पर हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे लेकर आएंगे? तो बच्चे कहेंगे यहां तो डेसिमल ही नहीं है। इस किस्म के केस में आपने याद रखना है कि जब डेसिमल ना दिया हो तो डेसिमल कहां होता है? एंड पर होता है। तो यहां पर डेसिमल नहीं दिया हुआ, अब एंड पर है। आपको मालूम है सही लोकेशन क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां होना चाहिए डेसिमल। कितना मूव किया? 2 दफा। तो ये बन जाएगा 2.56 into 10 raised to power 2। वो आपको साइंटिफिक नोटेशन दे देता है 3.56 into 10 raised to power 3, और वो आपको कहता है इसको वापस ले जाओ किसमें? नॉर्मल नोटेशन में। ठीक है, इसको वापस ले जाएं किसमें? नॉर्मल नोटेशन में। अब नॉर्मल नोटेशन का मतलब क्या है? कि पावर नहीं चाहिए। तो अब जरा देखते हैं पावर कब नहीं चाहिए। ये देखिए जी, पावर को हटाना है। 3.56 into 10 raised to power 3 है, इस पावर को हमने खत्म करना है, इस 10 की पावर 3 को। इसका सिंपल तरीका क्या है? आप डेसिमल को जितनी पावर है उतनी दफा आगे ले जाओ और इसको हटा दो, तो ये बन जाएगा 3। अब जरा देखो, एक ये आगे चला गया, 1 दफा, 2 दफा, लेकिन यहां तो क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हमें 3 दफा आगे लेकर जाने के लिए दरमियान में कुछ डालना पड़ेगा और हम डालेंगे 0, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसके साथ 10 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 को हमने डेसिमल की पोजीशन चेंज करके खत्म कर दिया। टॉपिक का पूरा नाम लिखता हूं, जिसको मैं सिर्फ कन्वेंशंस कह रहा हूं, वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जरा तवज्जो कीजिएगा। जस्ट इमेजिन करें कि समटाइम छोटी मिस्टेक भी बड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, एक ये सच्चा वाकया कि एक दफा यूएसए में किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन की एक डोज देनी थी। ऊपर लिखा था कि मेडिसिन की डोज दें 0.5 ग्रेन्स। ये ग्रेन एक ऐसा यूनिट है जो बराबर होता है 0.065 ग्राम्स के। अब जिस शख्स ने ये मेडिसिन देनी थी उसने जल्दबाजी में इसको ग्रेन पढ़ा नहीं और उसने पढ़ा ये ग्राम्स लिखा, और पता है उसने कितनी डोज दे दी?
0.5 ग्राम। जस्ट इमेजिन करें 0.5 ग्रेन्स देनी थी, इसकी भी हाफ देनी थी, 0.03 देना था, उसने 0.5 ग्राम दे दी। छोटी सी गलती हुई है सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से। और भी इस तरह की कई गलतियां हो सकती हैं जिनसे बचने के लिए हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम यूनिट्स को जब लिखें तो फिर वही नासा वाले एक्सीडेंट्स ना हो जाए। तो जरा देखते हैं। तो कन्वेंशंस वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स, असूल हैं जिसको फॉलो करना है यूनिट लिखते हुए। मैं इनकी पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज होगी। आप उसको बुक के पेज नंबर 5 और 6 पर देख सकते हैं। मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करता हूं। एक दो कन्वेंशंस मैं खुद भी ऐड कर रहा हूं जो कि बुक में नहीं है, वो आपको कुछ भी नहीं हार्म नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। अब जरा देखिएगा, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। पहली कन्वेंशन है, आपको पता है साइंटिस्ट कुछ जो यूनिट्स होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, जैसे पास्कल है और जो है वो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम भी है। जब भी आप कोई ऐसा यूनिट लिख रहे हो जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, जब भी कोई ऐसा यूनिट लिख रहे हो जो साइंटिस्ट का नाम हो और आप पूरा यूनिट लिख रहे हैं, आप उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात है, उसकी रीजन अभी आपको पता चलेगी। तो याद रखिएगा, फुल नेम ऑफ यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन इन, उसको लिखा जाएगा लोअर केस लेटर। बड़े ये लोअर केस लेटर का मतलब है कि उसको छोटे लेटर्स में लिखा जाएगा, यानी कि जिसे आप कहते हैं छोटी एबीसी, वो उसमें लिखा जाएगा। तो जरा देखते हैं, मैं लिखता हूं 5 न्यूटन और मैं लिखता हूं 5 न्यूटन। याद रखिएगा, इस असूल के तहत ये गलत होगा और ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट का नाम है, इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और ये पता है क्यों है? क्योंकि अगर कहीं आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उसमें दरमियान में लिखा हुआ आ जाता है 1 न्यूटन, तो आप तो परेशान ही रहेंगे कि ये न्यूटन शख्स की बात कर रहा है कि न्यूटन यूनिट की बात कर रहा है। हो गई ना परेशानी, कंफ्यूजन होगी ना, वही ग्रेन और ग्राम वाली। हम क्या करेंगे, हम यहां पर न्यूटन की बजाय क्या करेंगे, अगर देखेंगे कैपिटल है, इसका मतलब ये तो किसी बंदे का नाम, और लेकिन अगर स्मॉल एन कहीं आ जाता है, इसका मतलब ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखिएगा कन्वेंशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि चलें इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं 5 जाउल्स, या जूल्स भी कहते हैं इसको, जो आपको दिल करे कह लें, 5 जूल्स और 5 जूल्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है? जरा जल्दी से गैस करें। यस, इसमें से ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। इसी तरह सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल्सियस भी साइंटिस्ट है, तो 6 सेल्सियस, 6 सेल्सियस या 6 सेल्सियस। अब बताएं कौन सा सही है, जल्दी से सोचें। यस, कौन सा? ये वाला? वेल, इसमें ये वाला सही है। अब आप हैरान होंगे कि सर अपना ही रूल को गलत करें। बहरहाल ये मेरे रूल नहीं है, एसआई के रूल है, सिस्टम इंटरनेशनल रूल्स है। याद रखिए कि ये एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन आपकी बुक में नहीं है। बहरहाल ऐसी चीजों को याद रखना हमेशा फायदेमंद होता है। तो ये एक्सेप्शन जो है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि सेल्सियस वाहिद यूनिट है जिसका पूरा नाम भी लिखेंगे फिर भी आप उसको कैपिटल लिखेंगे। अब मेरे से ना पूछेगा ऐसा क्यों है, ये आप खुद सर्च करें और इसकी लॉजिक ढूंढें, गूगल करें, आप इसको देखें कि ऐसा क्यों है, अदरवाइज आगे मैं बता दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो ये है कि अगर आप फुल नेम नहीं लिखते, साइंटिस्ट का सिर्फ आप एक जो है ना वो सिंबल देते हैं यूनिट का, तो फिर आपने क्या करना है? तो ये देखिएगा, तो सिंबल of unit after a scientist, after a name of scientist,
आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रिटन इन कैपिटल लिख लें या कैपिटल लेटर कह देता हूं या अपर केस लेटर भी बोलते हैं इसको, अपर केस लेटर। तो जब हम पूरा नाम नहीं लिख रहे किसी शख्स का और मैं लिख रहा हूं 3.5 न्यूटन और 3.5 न्यूटन, अब इनमें से कौन सा सही है? तो क्लास इसमें से ये सही है और ये रॉन्ग अप्रोच है। दिस इज प्रॉपर, दिस इज नॉट प्रॉपर अप्रोच। अब रूल उल्ट क्यों किया, अब सोचें क्यों किया, आपको भी समझ में आएगा। अगर मैंने ये लिखा हुआ है, आपको याद है नैनो, तो स्मॉल एन तो नैनो का सिंबल दिया था प्रीफिक्सेस में, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ये रूल निकाला, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, प्लूरल्स कांट अफेक्ट द सिंबल। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जरा समझें इस बात को, बड़ी इजी बात है। इधर देखें, अगर मैं लिखूं 1 न्यूटन, लेकिन अगर मैं 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन्स होगा ना, 5 न्यूटन्स होगा ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 5 न्यूटन्स लिखने के लिए, क्योंकि प्लूरल है, ज्यादा है एक से, वो एस डाल देते हैं। अब यहां प्रॉब्लम हो जाता है, इस एस की वजह से लोग कहेंगे ये 5 न्यूटन्स नहीं है, ये 5 है, फिर न्यूटन है और फिर सेकंड लिखा है, हो गई प्रॉब्लम। इस वजह से प्लूरल में ये रॉन्ग अप्रोच है। प्लूरल हो या कम हो या ज्यादा हो, आपने सिंबल के साथ एस नहीं डाल देना, जैसे हम प्लूरल में अक्सर करते हैं ना, इंग्लिश में एस डाल देते हैं, वैसा नहीं करना, ठीक हो गया। ये है 3 सिंपल से जो हमारे पास रूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, तो 3 हो गए ये कन्वेंशंस। नेक्स्ट कन्वेंशन देखिए, ये है अबाउट स्पेस, कि कहां कहां स्पेस देनी है, कहां कहां जगह छोड़नी है। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, देयर इज ऑलवेज a space between numerical value and unit। ये देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं 543 न्यूटन्स और मैं लिखता हूं 543 और फिर एक स्पेस छोड़ता हूं और फिर लिखता हूं न्यूटन, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी कुछ ऐसी ही है, मिलती जुलती। ऐसे स्पेस क्यों डालनी है? ताकि चीजें क्लियर लें। अगर मैं बहुत ज्यादा करीब लिख दूंगा तो हो सकता है मैं चीजों को जोड़कर लिखता हूं तो वो फिर ऐसे मिल जाएगा, तो फिर वो आप उसको कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू का पार्ट ना समझ लें, हिस्सा ना समझ लें। इस वजह से एक स्पेस मस्ट है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट भी स्पेस से रिलेटेड ही है। अगर हमारे पास 2 बेस यूनिट्स हैं, उनके दरमियान भी स्पेस आएगी। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट्स। तो ये देखिए, आपको पता है ना, बेस यूनिट्स इकट्ठे भी, जैसे न्यूटन हम कहते हैं 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास इनको इकट्ठा लिखा है विदाउट स्पेस, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। हमें लिखना पड़ेगा इसको 40 किलोग्राम। पहले तो न्यूमेरिकल और यूनिट के दरमियान भी स्पेस आएगी, फिर यूनिट, ये बेस यूनिट, इससे अगले बेस यूनिट में भी स्पेस होगी, ये देखें स्पेस यूनिट, और फिर ये बेस होगी अगेन। किस लिए? ताकि बहुत ज्यादा इकट्ठी चीजें जुड़ जाएं तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा लॉस कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वो भी स्पेस से रिलेटेड ही है। अगर हम बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट को इकट्ठा लिखें तो क्या होगा? ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है अक्सर। देयर इज अगेन, देयर मस्ट बी सम स्पेस, ठीक है। देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन अ बेस एंड डिराइव यूनिट। मिसाल के तौर पर 30
न्यूटन मीटर, रॉन्ग। ये डिराइव यूनिट है, ये बेस यूनिट है, इकट्ठा लिख दिया, गलत। इसे लिखेंगे 30 न्यूटन स्पेस मीटर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पहले भी नोट किया होगा 10th में कि ना टीचर इस बात को फॉलो करते हैं लिखते हुए, ना बच्चे फॉलो करते हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि वैसे भी हम कौन सा इतने किसी बड़े प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, वैसे असूलन हमें भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन लिखते हुए हम भी इसको फॉलो नहीं करेंगे, बट रूल इज रूल। तो आप लोगों ने जब भी इसको देखना है, अगर मैंने गलत किया हुआ तो वो गलत है, उसको आपने सही नहीं समझना, मैं जल्दी में किया होगा। इसी तरह आप लोग अपने अगर बुक में देखेंगे ना, आप अपने बुक पर पहले दूसरे तीसरे पेज पर जहां पर यूनिट्स दिए हुए हैं, जरा उनको गौर से देखें। जब यूनिट के टेबल के अंदर, डिराइव यूनिट के टेबल के अंदर देखें, उन्होंने इस बात को फॉलो किया हुआ है, उन्होंने स्पेसेस डाली हुई है जहां भी स्पेस चाहिए। आखिरी स्पेस का जो हमारे पास पॉइंट है उसको भी देख लें। अभी तक तीनों आर्टिकल्स में स्पेस आनी चाहिए, अब मैं वो जगह बता रहा हूं जहां स्पेस नहीं आनी चाहिए। देयर इज नो स्पेस बिटवीन ए प्रीफिक्स एंड यूनिट। प्रीफिक्स और यूनिट में स्पेस नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यह है हमारे पास मिली सेकेंड, लिखता हूं मिली सेकेंड, और लिखता हूं मिली सेकेंड। स्पेस डाली, इसमें स्पेस नहीं है। अब आप मुझे बताएं, आप इसको मिली सेकेंड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा इसमें स्पेस है, और स्पेस जहां भी होगी वो मैंने बताया था कि दो बेस यूनिट्स के दरमियान स्पेस होती है। आप समझेंगे कि ये मिली नहीं है, बल्कि ये क्या है, मीटर। तो देखो ये मीटर सेकंड बन जाएगा। तो इस वजह से प्रीफिक्स और यूनिट में हम स्पेस नहीं डालेंगे, नो स्पेस। ये सही तरीका है, ये मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड नहीं है, ये मीटर सेकेंड बन जाएगा। तो देखो कंफ्यूजन हो रही है ना, इसलिए हम लोगों ने पहले ही रूल्स बना दिए। ठीक होगी जी। तो ये है हमारे पास स्पेस के लिए कि कहां स्पेस डालनी और कहां स्पेस नहीं डालनी, ये इसके चंद रूल्स हैं। उसके बाद मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप भी इससे एग्री करेंगे कि मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मैं कहीं लिखता हूं 3 माइक्रोमीटर, अभी दो प्रीफिक्सेस आ गए। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग टू प्रीफिक्सेस। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6 कितना हो जाएगा? यस 10⁻12 हो जाएगा। तो फिर 10⁻12 के लिए तो हमारे पास अलग प्रीफिक्स है नहीं, जिसे हम पीको बोलते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसको? 3 पिकोमीटर्स। अगर मैं इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो पहले स्पेस आएगी, फिर पीको आएगा, लेकिन पीको और मीटर के दरमियान स्पेस नहीं आएगी, क्योंकि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं आनी। यहां मैंने समझाया आप लोगों को। तो प्रीफिक्सेस कंपाउंड नहीं कर सकते, एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी हमारे पास पावर लेनी हो तो पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल, पावर पूरे मल्टीपल पर आती है। ये क्या चक्कर है जरा देखते हैं। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, 1 किलोमीटर का स्क्वायर है, बच्चे क्या करते हैं 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, और 1 का स्क्वायर तो 1 है, और किलोमीटर को एक चीज समझते हैं और किलोमीटर का स्क्वायर लेकर लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये गलत है। अच्छा तरीका पता है क्या है? आप किलो की वैल्यू पुट कर दिया करें। किलो की वैल्यू कितनी है? 10⁻3। अब जरा देखें, जब किलो की जगह पावर पुट की, अब आपको पता चल रहा है कि 1 का स्क्वायर भी लेना, 10⁻3 का स्क्वायर भी लेना। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 1। 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली में दिस इज द राइट अप्रोच है, अबव 1 इज द रॉन्ग अप्रोच। उसमें हमने सिर्फ यूनिट हमने स्क्वायर किसका लिया? न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का, प्रीफिक्स का नहीं लिया। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, पावर जब भी आती है तो इट अप्लाइज टू होल मल्टीपल, उसके अंदर जितनी भी चीजें सबकी पावर लेनी पड़ेगी। अब लास्ट कन्वेंशन, उसको मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट कन्वेंशन आपकी बुक में दी हुई है, और वो कन्वेंशन ये है कि जब भी आप कहीं पर
जो कोई भी आपके पास वैल्यू, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वैल्यू बता रही होगी। जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ना, वो वैल्यू जिस भी यूनिट में बताया आपने फौरन ले लेनी, क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट है, सबसे आसानी से आने वाला आंसर है। आपने सबसे पहले वो लिख लेना है। लेकिन आपके फार्मूले जब काम करेंगे, जब आप सिस्टम इंटरनेशनल के एसआई यूनिट्स पुट करेंगे, तो आपने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबसे कन्वीनियंट वे से जो आपको यूनिट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो लिख लें। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको एसआई यूनिट्स में चेंज करना है, ताकि आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिकल्स में डालकर आंसर से निकाल सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप कैलोरी मीटर यूज करते हैं, आपको पता है कैलोरी मीटर जो है वो हो सकता है आपको जो एनर्जी बता रहा हो वो कैलोरीज में हो, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, जाउल्स में। तो आप पहले क्या करेंगे, अपनी सारी रीडिंग्स ले लो कैलोरीज से, लेकिन बाद में पुट करने से पहले कैलोरीज को जाउल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जाउल इज द स्टैंडर्ड यूनिट, नॉट कैलोरीज। कैलोरीज सीजीएस यूनिट है। इसी तरह एक और बात इंपॉर्टेंट जरा देखिएगा कि मिसाल के तौर पर आप यूज कर रहे हैं स्क्रू गेज। आपको पता है आपका स्क्रू गेज जो है वो आंसर दे रहा होता है मिलीमीटर्स में, तो जो आपका आंसर मिलीमीटर में आएगा ये स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, आपको उसको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये है आज की हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। एक दो मैंने इसमें खुद ऐड की हैं चीजें क्लियर करने के लिए, बाकी बुक में आपको दी हुई है पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये आज का लेक्चर है। इसके बाद हमारे पास कल एक बहुत जबरदस्त लेक्चर है, और वो लेक्चर है एरर्स का और अनसर्टेनिटीज का। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। आपको एमसीक्यूज की आज जो है ना वो प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं सारी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगी, इनका क्लैरिटी जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपको जो है वो इसके साथ एमसीक्यू वर्कशीट दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप उसको भी अच्छे तरीके से करें और इसको जो है ना इसको अपने फिंगर टिप्स पे कर लें। इंशाल्लाह कल का जो हमारा टॉपिक है एरर, और इंशाल्लाह उसमें